हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा चैप्टर नंबर 10 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं नए लेक्चर को। अभी ये काफी बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 8 के बाद बेटा फाइनल ईयर सिलेबस में ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, पर बेटा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है ही कितना फाइनल का सिलेबस। 8 9 10 11 फाइनल में यही 4 चैप्टर है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार मैंने 11 चैप्टर में सब कुछ कराया। लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, हॉली ऑन सब्सिडी, आपको बता आधे से ज्यादा चीजें हटवा दी होंगी आपके स्कूल की। मैं इस बार वही कराऊंगा जितना आपको कराया गया है। चैप्टर 9 बहुत जरा सा, 11 बहुत जरा सा। भाई दो ही चैप्टर बचे, अच्छी खासी मेहनत करके बहुत। ठीक है ना। मंडे को एक छोटा सा टेस्ट होगा बिजनेस स्टडीज में। ठीक है जी, वो टेस्ट क्या है, 7 टॉपिक टोटल है इस चैप्टर के। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के जो मैं बता रहा हूँ पर आगे तक डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेल एंट्री, चार तो बहुत सिंपल। इसके अलावा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जीडीआर एक और। अगर आपके बोर्ड्स में कमर्शियल पेपर है तो कमर्शियल पेपर। ठीक है जी। आइटम है ये। मेरे को विद मेरिट डीमेरिट चाहिए, चार चार मेरिट, तीन तीन डीमेरिट। जीडीआर में कोई मेरिट डीमेरिट नहीं है, रेगो में जैसे नहीं है, तो वो टॉपिक आपको नहीं करना। ठीक है जी। जो टॉपिक नहीं है आपके पास वो करना ही नहीं है आपके, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। ये 7 टॉपिक हैं ये जो करके आए हैं आप सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के मंडे को। ये 7 टॉपिक के टेस्ट दोगे। जिसने छोड़ दिया है वीडियो से कवर कर सकता है, जिसको लगता है वीडियो से भैया समझ आने में प्रॉब्लम है, आप मेरे पास मंडे को आ। ठीक है जी। तो यही कर सकता हूँ मैं, इसका तो और कुछ कर नहीं सकता बेटा। चलो क्या, फिलहाल एक चैप्टर को शुरू करते हैं फटाफट से। बेटा सामने देखना था बेटा, बस अब कोई बोलेगा नहीं, सब सामने देख रहे हैं। इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं बेटा। नाम सजेस्ट करता है इंटरनल ट्रेड, यानी कि ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। बेटा वो ट्रेड जो देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर हो, उसे हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड फर्दर दो तरीके का है, वन इज होलसेल एंड अदर वन इज रिटेल ट्रेड। बेटा होलसेल क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को खरीदना, ज्यादा क्वांटिटी में बेच देना होलसेल है। रिटेल क्या है, कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी में गुड्स को खरीदना और लेसर क्वांटिटी में बेच देना, इस रिटेल ट्रेड। ठीक है ना जी। तो अब मेरे पास सबसे पहले ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, एक अच्छा खासा बड़ा सा। ठीक है। ये जितने भी बातें हैं मैंने लगभग सारी बता दी, ये बाकी मैंने रहा मुझे कुछ नहीं करना, जो काम की बात मैंने बताई। बेटा मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को। यही एक साइकिल है बेटा। होलसेलर की सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर की सर्विसेज टू द रिटेलर। ये मेरे आज का और अभी तक का point। कल हम आएंगे रिटेलर की सर्विसेज टू द होलसेलर, रिटेलर की सर्विसेज टू द कंज्यूमर। कल ये टॉपिक है। आज पढ़ेंगे होलसेलर की सर्विसेज क्या है मैन्युफैक्चरर के, होलसेलर की सर्विसेज क्या है रिटेलर के। इन चार में से टॉपिक कंफर्म होता है बेटा, और टीचर की चॉइस है वो क्या। किसी के लिए कहना मुश्किल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, चारों की पूरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आओ जी, सबसे पहले होलसेलर की सर्विसेज मैन्युफैक्चरर के लिए पढ़ते हैं बेटा। क्लियर रहेगा कि कम से कम 2 से 3 हेडिंग में लाइन में समझा दो, फिर क्लियर। ठीक है, अदरवाइज ना बैच बहुत बहुत स्लो चलने लगता है। ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग है फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आओ प्यारे बच्चों समझते हैं इस चीज को। इधर देखना बेटा, होलसेलर बहुत सारे रिटेलर के क्या, आप एक होलसेलर हो, आपके टच में बेटा 100 से ज्यादा रिटेलर हैं। ठीक है। आप इन रिटेलर से स्मॉल स्मॉल ऑर्डर इकट्ठा करते हो और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करते हो टू द मैन्युफैक्चरर। जैसे बेटा होलसेलर बहुत सारे रिटेलर के टच में है, ऐसे ही मैन्युफैक्चरर बहुत सारे होलसेलर के टच में, ये कई सौ होलसेलर के टच में। ये सब होलसेलर अपने
इकट्ठा करते हैं और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं मैन्युफैक्चरर को। तो एट द एंड बात बड़ी सिंपल सी है कि मैन्युफैक्चरर को एक बहुत अच्छा खासा ऑर्डर रिसीव होता है। ठीक है जी, अगर बात को यहाँ से समझना चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो। रिटेलर के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, ये छोटा छोटा ऑर्डर देते हैं रिटेलर को, रिटेलर ऑर्डर इकट्ठा करता है, एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है होलसेलर को, होलसेलर के पास बहुत सारे रिटेलर होते हैं, सबसे ऑर्डर इकट्ठा करता है प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर के बहुत सारे होलसेलर होते हैं, इन सबका ऑर्डर इकट्ठा करता है मैन्युफैक्चर करना शुरू करता है। बेटा जब आपके पास इतना बड़ा ऑर्डर आ जाता है और आप बल्क में प्रोड्यूस करने लगते हैं तो बल्क में प्रोड्यूस करने का एक फायदा मिलता है, इस फायदे को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस फायदे को क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। ये क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब भी हम बेटा मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन करने लगते हैं, जब बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम आने लग जाती है, इससे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपकी कॉस्ट गिरने लग जाती है, क्यों बेटा? इसका मेन कारण पता क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही है ना, वो तो नहीं बढ़ेगी ना। मैं समझा देता हूं पहले, इस चीज की और क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं तो देखना, मैं लास्ट टाइम आपको एक बात समझाने की कोशिश की थी कि अगर Hyundai एक कार बनाएगा और कई बस मुझे एक ही कार प्रोड्यूस करनी है मॉडल की, बस एक, आपको पता है Hyundai की कॉस्ट कितनी आएगी कार? 3 करोड़। अब आप हो गए करोड़ में कैसे हो सकती है बेटा की कॉस्ट? बेटा जिस इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा वही कह देगा सर मेरा डिजाइन नहीं बेचता। राजन मूवी देखिए, डिजाइन के कितने पैसे मिलते हैं यार, एक्चुअली में भी तो डिजाइन की काफी है ना, कंपनी इंजीनियर को, इंजीनियर ने कहा कि मेरा डिजाइन में 500 रुपए दूंगा, बेचना ही नहीं। आप 500 तो खाली डिजाइन के दिए होंगे, बाकी कॉस्ट अलग, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो एसी की कॉस्ट है, जो टायर की कॉस्ट है, वो सब कॉस्ट अलग। तो ये मान के चल रहे हो आप बेटा कि कहीं करोड़ों में खरीद होगी अगर एक कार प्रोड्यूस करूं, समझ में आई बात? तक जितनी मैंने बोली, अब यही सोचो क्रेटा 20,000 बनाने की कॉस्ट क्या होगी सर? 20,000 बनाने की कॉस्ट काफी कम आई होगी। क्यों? क्योंकि बेटा जो कॉस्ट आप डिजाइन के दे रहे हो तो फिक्स कॉस्ट है, चाहे उसमें 1 या 20,000 वो तो कॉस्ट फिक्स है, 5 करोड़ ही तो दे रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं कहूं आपको आपने 5 CR पे किया है डिजाइन का, 20,000 कार बनानी है सेम डिजाइन में, 4 से 4 करोड़ दे, यानी कि एक कार में डिजाइनिंग की कॉस्ट सिर्फ 2,500 है, सिर्फ 2,500। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं किसी भी चीज का मैसिव प्रोडक्शन करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट गिर जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी ना, जो मेक यूनिट में 20,000 का 50,000 होगा। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का एडवांटेज, ये मैन्युफैक्चरर को मिलता है अगर बहुत बड़ा ऑर्डर देना हो तो। और ड्यू टू होलसेलर मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज को मैसिव स्केल पे प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा हमेशा उठा पाता है। ये होलसेलर की पहली सर्विस है मैन्युफैक्चरर। क्लियर है ये बात? अच्छे से बात समझ में आ गई? आगे बच्चे बेटा आगे बढ़ने के बाद मैंने आपको पहले ही कहा कम से कम 2 से 3 हेडिंग पहले समझाऊं फिर रीड करेंगे। बेटा सेकंड में आपकी नहीं पढ़नी क्यों नहीं पढ़नी अभी पता लग जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियली हेल्प करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर की। बेटा ये कैसे फाइनेंशियल हेल्प की बात चल रही है? बेटा ज्यादातर होलसेलर या तो गुड्स खरीदते हैं नगद, जैसे गुड्स खरीदेंगे वैसे ही मैन्युफैक्चरर के पैसे देंगे, या तो गुड्स खरीदेंगे कैश पर, या कई बार ऐसा होता है बेटा कि आप एडवांस पेमेंट भी दे देते हो। गुड्स नहीं आए आपके पास, एडवांस पहले का। मैंने लास्ट टाइम आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करी, 2-3 एग्जांपल दे रहे मैं बता देता हूं आपको। जो कंपनियां सर्दियों का काम करती हैं हॉजरी का, चाहे वो रूपा कंपनी है या मेट्रो ब्रांड है या और भी कोई ब्रांड है, बेटा गर्मियों में पैसे चले जाते हैं, जुलाई में पैसे चले जाते हैं कि हमारा कितना माल चाहिए, कंपनी में बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को हमारा सामान बेचना है, एडवांस पेमेंट चाहिए, 3 महीने के बाद तभी सामान मिलेगा, सामान ही देते देना। तो उसे या तो कैश
दे रहा है तो फाइनेंशियल गैप तो भरना है। जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको पता है सच में ओके मालिक ने तीनों डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर कर देने। इसके अलावा मैंने आपको दिवाली से बात बताई थी, उस दिवाली पर आपको और काम करते हैं इस दिवाली पे पैसे चले गए नहीं दिवाली कितना लैस आता है नहीं बताने की कोशिश की थी आप कितना लैस आता है पता है? ये जो आप करते हो ना मुर्गा मुर्गा चाप 90 लैस आता है 90% पटाखों में वही नहीं सच में ठीक है जी। और जब सामने वाला आपको लैस देता है तो हर जगह पे लिखा होता है 60 to 80 और 60 to 80 कहने की बात है 60 तो देते हैं हम 60 कुछ तो 65 80 तक तो मानी जाती है यार एमआरपी छोटे छोटे पटाखे पे 500 रुपए अगर 30% कमा लिया तो 60 रहती है तो खुद को 90 मिली तो 150 रुपए के 10 में बचा देता एक के 2 हमें लगता है यार एक के 2 कर रहा ये नहीं देखा इतना पहले पैसे देगा 1-1 करोड़ रुपए लोग देते हैं एडवांस पूरे साल का लेते हैं फिर पटाखे समझ में आ रही है ना पक्का से फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा होलसेलर मैन्युफैक्चरर की अच्छा मैन्युफैक्चरर की कितनी फाइनेंशियल हेल्प होगी और डिस्ट्रीब्यूटर से 1 करोड़ एडवांस पकड़ के रखा है तो अपना तो पैसा लगाया रखा बिजनेस में सारा लोगों के पैसों से काम कर रहा है उसके भी मौज है तभी वो आपको इतने डिस्काउंट दे पा रहा है क्या मैं क्लियर उस बात को लेकर दोनों बातें पूरे व्यापार की बात होगी अच्छे खासे समझ में आ रही होगी बात आगे बढ़ जाते हैं जी दो हेडिंग मेरी तरफ से डन है हम एक काम करते हैं बेटा सेकंड सिक्स और सेकंड हेडिंग इन तीनों का मतलब एक है इसमें मैं रुका अपना सेकंड हेडिंग मैंने इसमें नहीं करा हमें एक बार ये हेडिंग करा दूं फिर 5 की बढ़ती है सेकंड हेडिंग के सामने लिखा है बियरिंग रिस्क 6 फैसिलिटेट प्रोडक्शन क्वांटिटी 7 प्लस स्टोरेज तीनों का मतलब लगभग एक निकलेगा आप पहले मुझे समझाने क्या मतलब बेटा अगर मैं कहूं किसी एक मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री के बारे में तो वर्चुअली अगर हम फैक्ट्री देखें किसी की भी फैक्ट्री में कितना स्पेस होता है तो बात बड़ी ये है कि मान लो आप हॉजरी गुड्स बनाते हो ठीक है जी और उसमें भी पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं कि आप थर्मल्स बनाते हो ठीक है जी सर्दियों में थर्मल्स बनाते हो एक तरफ कटिंग की डेस्क है कटिंग का एरिया दूसरी तरफ मान लो स्टिचिंग का एरिया स्टिचिंग के लिए दो अलग अलग एरिया आपने अलॉट किए हुए हैं और ये सब कुछ एरिया स्टोरेज के लिए अब ये मानते हो बेटा सिर्फ एक ही पर्पस से बनाई है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है स्टोरेज के लिए कोई गोडाउन नहीं है वो स्टेशन ठीक है ना जी हाँ थोड़ा बहुत एरिया तो होता है तो बहुत बड़ा एरिया हमारे पास भी नहीं है अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है फटाफट थान के थान लगवाएगा बहुत सारे मास्टर रख करके यहाँ पे कटिंग चलती है बहुत सारे लोग ठीक है जैसे ही कटिंग करते जाते हैं स्टिचिंग वालों को देते रहते हैं बहुत सारे लोग हैं स्टिचिंग के लिए बैठे आपकी की मशीनें लेके स्टिचिंग चल रही है जैसे प्रोडक्ट रेडी हो रहा है कहीं कहीं पर आयरनिंग हो रही है पैकेजिंग हो रही है के बंडल लगते हैं भाई आपको पता है सच में माल बनना शुरू हो जाता है थर्मल का प्रॉब्लम ये है कहने की बात है मार्केट में गर्मियां आती माल बनना हो सकती है जो कंपनियां काम करती हैं माल बन रहा होगा थ्रू आउट द ईयर बस बात ये है कि गर्मियों में एक शिफ्ट काम होता है एक शिफ्ट की लेबर बनती होती है ये अक्टूबर आता है 3 शिफ्ट की लेबर 8 घंटे की तीनों शिफ्ट की लेबर तब हम 3 शिफ्ट काम कर रहे होते हैं जब के काम कर रहे हो बस यही फर्क लेकिन बात को समझने की कोशिश करो आपने अगर पूरा मार्च ही काम कर लिया ना तो फैक्ट्री में ना पैर रखने की जगह नहीं सारा स्पेस भर जाएगा नहीं तो समाज स्टोर नहीं होगा क्या करेंगे मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन बंद कर दे प्रोडक्शन बंद कर दे बेचेगा क्या बेटा वो होलसेल को कहते हैं मैंने प्रोडक्ट तैयार कर दिया तुरंत प्रोडक्ट की डिलीवरी ले लो तो वो बेचते हैं आप ही रखो और मैं आपको बता देता हूँ होलसेलर इस बर्डन से मैन्युफैक्चरर को फ्री रखते हैं वो कहता है ठीक है तो मैंने स्टोरेज स्पेस मेंटेन कर रखा मुझे दे दो होलसेलर ने क्या करा अपना गोडाउन ले रखा है यहाँ से जितना उसका सामान है उसकी डिलीवरी ले ली दूसरे होलसेलर ने अपने सामान की डिलीवरी ले ली तीसरे ने अपने सामान की डिलीवरी ले ली जैसे सामान बनता रहा होलसेलर डिलीवरी लिए जा रहे हैं अब बेटा स्टोरेज फैसिलिटी कौन मेंटेन कर रहा है होलसेलर सारा रिस्क कौन ले रहा है होलसेलर भैया आपने अप्रैल में सामान की डिलीवरी ले लिया और ये अक्टूबर में बेचना है प्रोडक्ट फैशन से आउट
निकले तो प्राइस गिर जाए तो थेफ्ट हो जाए तो सारे रिस्क ही आपके हैं जी। बिल्कुल होलसेलर स्टोरेज फैसिलिटी मेंटेन करता है, मैन्युफैक्चरर नहीं करता। और एक बात ध्यान रखना, होलसेलर की वजह से ही थ्रू आउट द ईयर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कर पाता है। अगर होलसेलर डिलीवरी ना दे तो क्या भाई, ये स्पेस मार्च में बंद खत्म हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर को खाली बैठना होता है। होलसेलर डिलीवरी लेता है तो आप थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन कर पाते हो। कहीं ना मार्च में डिलीवरी ले ली, कहीं ना अप्रैल में ले ली, कहीं ना मई में ले ली, कहीं ना जून मंथ में ले ली, और आप फ्री हो, आपका स्पेस खाली हो जाए। तो भाई सारा रिस्क आप लेते हो, स्टोरेज फैसिलिटी आप मेंटेन करते हो, और आपकी वजह से ही मैन्युफैक्चरर थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। फैसिलिटेट प्रोडक्शन क्वांटिटी, आपकी वजह से प्रोडक्शन में क्वांटिटी चलती है। समझ में आ रही है जी बात? तीनों हेडिंग का फर्क देखिए, बेस ये है, ठीक है। अब बेटा 5 हेडिंग रीड करेंगे। बियरिंग रिस्क, फैसिलिटेट प्रोडक्शन क्वांटिटी और स्टोरेज, पहले ये तीनों रीड करना चाहिए। बियरिंग रिस्क इकट्ठे पढ़ लो, फिर प्रॉब्लम नहीं, तो ये प्रॉब्लम बचेगी। लाइन कोई भी वर्ड आपको प्रॉब्लम देता है तो बता सकते हो। एक वर्ड आता है बेटा पिल्फरेज, एक वर्ड आता है थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है बेटा बड़ी चोरी, पिल्फरेज को मतलब होता है छोटी मोटी चोरी। और कुछ बताना है मुझे तीनों हेडिंग में, मतलब क्लियर हुआ? चलो फिर फर्स्ट हेडिंग का मतलब पढ़ो, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मैं पढ़ा चुका हूं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प को पढ़ो। They generally make cash payment for the goods and services, या गुड्स परचेज बाय देम, या तो कैश या एडवांस। अगली लाइन लिखी होगी। दो एग्जांपल दिए मैंने, थर्मल और क्रैकर्स, पटाखे, ठीक है ना। और बिल्कुल ट्रू बात है, जो काम करते हैं उनसे पता करके देखिए। 90 लेस चाहिए तो भैया एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना लेस आपको भी 80 आएगी, ठीक है। चलो जी बेटा, एक्सपर्ट एडवाइस, किस एक्सपर्ट एडवाइस की बात चल रही है ये समझना बेटा। होलसेलर डायरेक्ट टच में होता है रिटेलर के, और रिटेलर डायरेक्ट टच में होता है कंज्यूमर के। और आपको पता है बेटा, हु इज द किंग ऑफ मार्केट? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। इतनी कंपनियां रखी हुई हैं, सब कस्टमर बेस बनाने में लगी हुई हैं, कस्टमर के अलग न करें भैया। आज की तारीख में कभी होता था प्रोड्यूसर इज द किंग ऑफ मार्केट, बिफोर 1991 होता था, ठीक है ना जी। अब आफ्टर 1991 तो एक ही फिलॉसफी है, कस्टमर किंग है भैया, जो वो कहेगा उसके हिसाब से चलो। अब बेटा रिटेलर डायरेक्ट टच में कंज्यूमर के, कंज्यूमर इसको 10 बातें बताता है, ये होलसेलर को बताता है। और क्योंकि होलसेलर ही डायरेक्ट टच में मैन्युफैक्चरर के, तो होलसेलर ही मैन्युफैक्चरर को ये एक्सपर्ट एडवाइस पास ऑन करता है, जो इनडायरेक्टली उसको रिटेलर से मिली होती है और रिटेलर को कंज्यूमर से मिली होती है। ये एक्सपर्ट एडवाइस क्या है? रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट कुछ हो सकता है कि आपको अपने प्रोडक्ट में ये इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आपसे इस सेंस में बेटर है, या कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ये है। ऐसी सारी एक्सपर्ट एडवाइस रिटेलर पास ऑन करता है होलसेलर को, और होलसेलर पास ऑन करता है मैन्युफैक्चरर को। इसे बोलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। आपको पता है ना, यही तो मार्केट की जान है। अगर ये एडवाइस नहीं मिलेगी आपको तो कोई तो फायदा ही नहीं। बना रहे हो कुछ और, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कुछ और है, खराब नहीं हो जाएगा सब कुछ? तो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जानना, कॉम्पिटिटर की भी पॉलिसीज को जानना, कॉम्पिटिटर के भी प्रोडक्ट को जानना, ये सब जरूरी है मैन्युफैक्चरर के लिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन होलसेलर ही देता है मैन्युफैक्चरर। वो बात अलग है कि किससे मिली। समझ में आई एक्सपर्ट एडवाइस? और बेटा दूसरा हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, मैं मतलब वहां पर दिखा दूंगा आपको, हेडिंग पढ़वा भी दूंगा, मैं फिलहाल खुद ही बोल रहा हूँ। हेडिंग का नाम है हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन।
बेटा होलसेलर मैन्युफैक्चरर को इस बात से बिल्कुल फ्री रखता है कि आप मार्केटिंग पे ध्यान बिल्कुल मत दो, मैं दे दूंगा मार्केटिंग पे ध्यान। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, आप सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन को फोकस करो, आपके प्रोडक्ट को घर घर मैं पहुंचाऊंगा। होलसेलर विद द हेल्प ऑफ रिटेलर बेटा मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने का काम करता है। तो इस एक्सटेंट पर आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, मार्केटिंग का सारी जिम्मेदारी इसकी है। सर कितने प्रोडक्ट को देखकर लगता है ना यार क्या चेन बनाई है यार, क्या चेन। मैं पिछली बार भी आपसे बोल रहा था, कभी मैं सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स को सोचता हूं ना, मुझे लगता है यार कोई ऐसे 5 किलोमीटर भी नहीं है दुनिया में, इंडिया में तो नहीं है शायद, जहां ये नहीं मिलते हो यार। 5 किलोमीटर भी देखने महाभारत हो जाते हैं यार। मतलब चिप्स और कोल्ड ड्रिंक तो हर जगह पहुंचे हुए हैं यार। सोचो तो सही कितना बेहतरीन काम किया गया है होलसेलर ने, कितनी बेहतरीन मार्केटिंग है। कोई बंदा शायद ही रह गया हो जिसने कभी कोल्ड ड्रिंक टेस्ट नहीं करी इंडिया में। यार सोचो तो सही यार कितना कमाल का फंक्शन परफॉर्म किया होगा। मानते हो ना इस चीज को? क्लियर है ना अच्छी बात? आओ जी पुत्र, दोनों हेडिंग रीड करते हैं। पहले एक्सपर्ट एडवाइस। डन। एक्सपर्ट एडवाइस डन। वही सारी बातें जो मैंने बोली। उसके बाद बेटा हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। ठीक है पुत्र, बिल्कुल रिपोर्ट ओके, समझ में आ गई सातों बातें। डन। तो बेटा अभी हमने होलसेलर के सर्विसेज पढ़ लिए हैं, टू द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। स्टार्ट करके जा रहा हूं, एक आध हेडिंग बस, कुछ खास नहीं। बेटा होलसेलर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बहुत सारी सर्विसेज देता है, होलसेलर रिटेलर को भी बहुत सारी सर्विसेज देता है, क्योंकि उनके भी डायरेक्ट टच में होता है। बाकी किसी चीज की बात नहीं, एक चीज की बात सिर्फ, ग्रांट ऑफ क्रेडिट। बेटा अब इसकी पोजीशन समझो, जब इससे खरीदा तो या तो नगद खरीदा या एडवांस देके खरीदा, लेकिन जब इसको बेचा तो उधार भी तो दिया। कितने होलसेलर हैं ऐसे जो रिटेलर को उधार देते हैं? पहली सर्विस है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो होलसेलर रिटेलर को देता है, वो ग्रांट ऑफ क्रेडिट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और आपको पता है इसके बिना आज के तारीख में धंधा नहीं चल सकता, आपको उधार देना ही पड़ता है कभी ना कभी आके रिटेलर को। आओ जी, बस इसको पढ़ लो और पैक कर देते हैं। लो जी, है पढ़ना जी। सिंपल। लगता है आजकल इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।